इतनी ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं होती जितनी एक्टिव लिसनिंग। तरह की हैबिट क्या होती है, ध्यान नहीं देते, समझते नहीं है, कंसंट्रेशन, अटेंटिवनेस एंड अलाउ करती है स्पीकर को, तो क्या होगा, वो क्लियर नहीं। हाँ जी, आई CS मेघा, वेलकम यू ऑल टू DC लाइन CS। और बच्चे लोग, आज हम पहुंच चुके हैं अपने डे 5 पर, जिसमें हमने आज अपना बाकी का चैप्टर कंप्लीट करना है बिजनेस कम्युनिकेशन का। हमने लिसनिंग के बारे में जानना है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में जानना है, सोशल मीडिया के बारे में जानना है, और भी बहुत कुछ जो भी चैप्टर में है इंपॉर्टेंट, जितना भी इंपॉर्टेंट है वो हम आज की क्लास में कवर करेंगे। पूरी क्लास अटेंड करना और चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बच्चों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना कंटिन्यूएशन में चैप्टर को, जहाँ पर हमने पिछले क्लास में हमने काफ़ी अपना बिजनेस कम्युनिकेशन के अराउंड 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज हम बाकी के क्वेश्चंस को भी कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखो किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस तरीके से आपको उसको अटेम्प्ट करना है, वो आप लोग अच्छे से सीख रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक ही क्वेश्चन, एक ही तरीके का टॉपिक आपको अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, जो आप क्वेश्चन के फॉर्मेट में देख भी रहे हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम यहाँ बच्चा ये करता है, वो क्वेश्चन को लगता है यार ये क्वेश्चन सेम ही, तो हो सकता है आपको उसी तरीके के 2 या 3 क्वेश्चन सेम दिख जाए, बट क्वेश्चन में जो डिमांड की जाएगी आपसे आंसर की, वो अप्रोच अलग होगी। तो इसीलिए आप लोग क्वेश्चंस भी देखेंगे तो वो अलग अलग तरीके से आपको प्रेजेंट किए गए हैं, और आपको आंसर भी कैसे लिखने हैं वो भी मैं आपको प्रॉपर लिख लिख के दिखा रही हूँ, जो आपने देखा भी होगा। तो आज भी उसी पैटर्न को हम फॉलो करेंगे। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे मेरे, वो है एक्सप्लेन हाउ एम्पैथी कंट्रीब्यूट्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन एट वर्क प्लेस। वो कह रहे हैं वर्क प्लेस पे एम्पैथी किस तरीके से इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट करती है। एम्पैथी यानी कि सामने वाले की फीलिंग्स को समझना, सामने वाले को समझना। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर वर्क प्लेस है और उस वर्क प्लेस में अगर हम एम्पैथेटिक बिहेवियर रखेंगे, यानी कि हम एम्पैथी के साथ काम करेंगे, हम सामने वाले को भी समझेंगे, तो क्या वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी? बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। लास्ट क्लास में देखा था ना हमने, लास्ट सेशन में, तो वही है हमारा। एम्पैथी का मतलब ही क्या होता है? एम्पैथी रेफर्स टू एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स एंड पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स। सामने वाले पर्सन की फीलिंग्स को समझना, उसके पर्सपेक्टिव को समझना, यहां पर यही इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, ये है मिस्टर ए, ये कौन है बच्चे लोग? ये है मैनेजर। अब ये है सारे एम्प्लॉइज। अब एम्प्लॉइज ने कहा सर से कि सर आजकल ना बहुत ज़्यादा हीट वेव्स चल रही है, सर हीट वेव्स बहुत ज़्यादा चल रही है, सर क्या हम ऑफिस थोड़ा सा जल्दी करके हम जल्दी जा सकते हैं ताकि हम इन हीट वेव से बच सके। अब यहाँ पर सबने डिमांड की, मैनेजर ने सबकी बात देखी, समझी, और उन्होंने देखा, एक्नॉलेज किया, नहीं सही कह रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, ड्यूरिंग द समर टाइम उन्होंने टाइमिंग्स को थोड़ा सा शफल कर दिया। इससे क्या हुआ, इससे जो एम्प्लॉयज थे वो सारे के सारे खुश हो गए भाई, और वो और ज़्यादा एफिशिएंसी से काम करने लगे। उन्होंने कहा यार ये लोग कितने अच्छे हैं, हमारी बात मानते हैं, हमें तो अपना बेस्ट से बेस्ट देना चाहिए इन लोगों को। यही हमारा यहाँ पर आया। इन द वर्क प्लेस empathy helps communicate choices, appropriate words, tone and approach, making messages more acceptable। इसमें क्या होता है, मैसेजेस को और ज्यादा एक्सेप्टेबल होते हैं। नाउ इट बिल्ड्स, क्या बिल्ड करता है? ट्रस्ट, साथ साथ म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी बिल्ड करता है। रिड्यूसेस रेजिस्टेंस, यानी कि सामने वाले पर्सन के ऊपर जो बर्डन है उसको कम किया जाता है, और कॉपरेशन को इंप्रूव करता है। देखा ना, सब बोल के मिलकर कर रहे हैं, ऑल पीपल, सारे के सारे क्या हो गए, सारे के सारे खुश हो गए, हैप्पी हो गए। नाउ empathetic communication ensures that messages are not only understood but also emotionally accepted। यहाँ ये बताते हैं कि भाई मैसेजेस सिर्फ समझे ही नहीं जाते, वो इमोशनली एक्सेप्ट भी किए जाते हैं, thereby enhancing the effectiveness of workplace communication। वर्कप्लेस कम्युनिकेशन की जो इफेक्टिवनेस है उसको बढ़ा दिया जाता है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, आप एग्जाम्पल के साथ भी लिख सकते हैं, डिपेंड्स किस तरीके का, कितने मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, आप इसको कर लेंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये जो एम्पैथी वर्ड ही अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं हम आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, अ मैनेजर इशूज इंस्ट्रक्शंस इन
एम्बिगुअस लैंग्वेज। एम्बिगुअस यानी कि बहुत ही कंफ्यूजिंग लैंग्वेज में। एम्बिगुअस का मतलब कंफ्यूजिंग, किसी भी वर्ड के, किसी भी सेंटेंस के, किसी भी फ्रेज के 2 से 3 मीनिंग्स निकलना या उससे ज्यादा मीनिंग निकलना। ये काम कर दो, अरे कौन सा काम कर दो, कब तक कर दो, कहाँ कर दो, कुछ बताओगे तो सही ना, तो क्लियर तो नहीं हुआ। तो यहीं पर हो रहा है एम्बिगुअस लैंग्वेज। रिजल्टिंग, उस रिजल्ट क्या हुआ, ये जो एम्प्लॉइज है वो सारे के सारे हो गए कंफ्यूज। आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन दैट वर इग्नोर। अब यहां पर आपको वो प्रिंसिपल बताना होगा इफेक्टिव कम्युनिकेशन का जिसको इग्नोर किया जा रहा है। हमने पीछे किए थे प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब यहां पर एक सिचुएशन आ गई हमारे पास, तो ये क्वेश्चन कौन सा हो गया हमारे पास, ये क्वेश्चन हमारे पास सिचुएशन बेस्ड हो गया। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरा सिचुएशन बेस्ड हो गया, इसीलिए अब यहां पर हमें एक प्रिंसिपल पूछा जा रहा है कि भाई इफेक्टिव कम्युनिकेशन में से एक प्रिंसिपल बताओ जो यहां पर इग्नोर हो रहा है। तो जरा देखें, पहले इस तरीके के जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, आप लोगों ने उसमें जो अपने आंसर्स को लिखना है वो आपको क्वेश्चंस में से लाइन को लेकर लिखना है। जैसे इधर मेंशन्ड है, आप देखेंगे द मैनेजर इग्नोर्ड सेवरल प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, द एब्सेंस ऑफ क्लैरिटी रिजल्ट इन एम्बिगुअस इंस्ट्रक्शन। क्या नहीं है यहां पर क्लैरिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है वो क्या है, वो है पूरे तरीके से एम्बिगुअस, यानी कि मिसलीडिंग, यानी कि अनक्लियर, राइट, कंफ्यूजिंग। तो देखें, दैट एम्प्लॉइज कुड नॉट इंटरप्रेट करेक्टली, क्योंकि वो एम्बिगुअस है, क्वेश्चन में ही गिवन है, इनकम्प्लीट है, अनक्लियर है, तो भाई कंफ्यूजन तो होगी ही होगी। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आएगी तो आपको डाउट रहेगा, तो आप क्लियरिटी कैसे लेके आएंगे? क्लियरिटी सिर्फ तब आती है जब हमारी कंफ्यूजन दूर होती है, और यहां पर वो तो कंफ्यूज्ड है। तो यहां पर देखिए, लैक ऑफ कंप्लीटनेस मे हैव लेट एसेंशियल डिटेल्स रिक्वायर्ड फॉर टास्क एग्जीक्यूशन। भाई क्लियरिटी नहीं है, कंप्लीटनेस नहीं है, तो वो जो टास्क दिया गया है उसको पूरा करने में क्लियरिटी नहीं होगी तो वो पूरा नहीं हुआ भाई। दी मैनेजर ऑल्सो फेल टू एंश्योर, साथ साथ इसमें भाई फीडबैक भी नहीं है। भाई काम करवाते टाइम लोगों से फीडबैक भी तो लिया जाता है, वो भी नहीं आया। विच कुड हैव क्लैरिफाइड डाउट्स, जो कि डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकता था। इग्नोरिंग सिंप्लिसिटी एंड प्रिसीशन फर्दर इंक्रीज्ड कंफ्यूजन। सिंप्लिसिटी को इग्नोर किया, सिंप्लिसिटी यानी कि सिंपल वर्ड्स को इग्नोर करना, प्रिसीशन यानी कि क्वालिटी को मेंटेन करके रखना, और कंफ्यूजन की तरफ ले गई। इसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, और जो परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट की गई थी, जो एक्सपेक्टेशंस थी, वो वैसी नहीं हुई। इससे क्या हुआ, इससे हमें यह पता चल रहा है, एक तो क्लियर नहीं था मैसेज, कंप्लीट नहीं था, टू वे कम्युनिकेशन नहीं थी, फीडबैक नहीं आया। इन रीजंस की वजह से क्या हो गया, ये लैंग्वेज हमारी एम्बिगुअस लैंग्वेज की वजह से जो टास्क है वो वैसा एग्जीक्यूट नहीं हुआ जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था। पॉइंट क्लियर हुआ? बढ़ते हैं अब हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ लैक ऑफ फीडबैक कैन लेड टू इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशंस। लैक ऑफ फीडबैक यानी कि फीडबैक में कमी, क्योंकि कमी थी, नहीं लिया गया सही तरीके से, तो क्या हुआ, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हुआ। तो देखिए, लैक ऑफ फीडबैक, अगेन हमने जब भी आंसर को बनाना है तो आंसर हमें क्वेश्चन में से बनाना है। लैक ऑफ फीडबैक प्रिवेंट्स, रोकता है सेंडर को फ्रॉम नोइंग वेदर द मैसेज हैज बीन अंडरस्टूड करेक्टली। Without feedback, errors and misunderstandings remain uncorrected. This may result in wrong decisions, improper task execution and inefficiency. Absence of feedback and this also discourages interaction and participation among employees. Now, यहाँ पर बताया जा रहा है, भाई पता ही नहीं क्या है, वो कैसे काम कर रहे हैं, उन तक मैसेज वैसा पहुंचा भी नहीं पहुंचा, उनको वैसा समझ आया भी नहीं आया, अंडरस्टैंडिंग हुई है नहीं हुई है। फीडबैक की कमी की वजह से देयर माइट बी पॉसिबिलिटी टास्क जैसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था वैसा निकला नहीं। तो ये क्या हुआ, तो यहाँ पर एम्प्लॉइज की जो पार्टिसिपेशन है वो भी शायद पूरी तरीके से नहीं हुई। इसीलिए
इसीलिए ये जो फीडबैक होता है ना मेरे बच्चे, ये जो फीडबैक होता है ये क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि ये क्या क्रिएट करता है, ये क्रिएट करता है टू वे कम्युनिकेशन। अफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी होती है जब कम्युनिकेशन टू वे होता है। तो देखिए, इन ऑर्गेनाइजेशंस फीडबैक इज एसेंशियल फॉर टू वे कम्युनिकेशन, क्लैरिटी एंड कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट, मेकिंग इट क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ अफेक्टिव कम्युनिकेशन। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? यहां पर इस तरीके से आपका आंसर को आपने हाईलाइट करना है। इफ यू विल नोटिस, आपके जो पॉइंट्स हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट क्वेश्चन पूछने का वे अलग अलग है। क्योंकि हमने फुल का स्कोर करना है, हमारा टारगेट है अच्छे से अच्छा, मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करना, तो वो तभी होगा जब हम इसको, हमारी अप्रोच इसको लेके बहुत पॉजिटिव होगी, राइट? और वो पॉजिटिव तभी होगी जब आप हर तरीके से क्वेश्चन, एक अगर मेरे पास एक वर्ड है, मेरे पास एक वर्ड बुक में है क्लैरिटी, तो वो क्वेश्चन क्लैरिटी से भी पूछा आ सकता है। अगर एक क्वेश्चन है फीडबैक, तो वो दे माइट आस्क क्वेश्चन फ्रॉम फीडबैक एज वेल। सो द पॉइंट इज हियर यू हैव टू फोकस ऑन ईच एंड एवरी स्मॉल टू स्मॉल थिंग्स। नाउ मूविंग अहेड with this one, illustrate with an example how improper tone can reduce the effectiveness of message. अगर टोन improper है, improper यानी कि कौन सी अप्रोच है, अगर आई और वी वाली है, घमंड वाली, एरोगेंस वाली, तो क्या होगा, तो ये इफेक्टिवनेस को रिड्यूस कर देगा, मैसेज के इफेक्टिवनेस को रिड्यूस कर देगा। तो देखिए, टोन रेफर्स टू द एटीट्यूड और इमोशनल एक्सप्रेस कन्वेड थ्रू द मैसेज वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ मैनेजर राइट्स यू फेल टू मीट द डेडलाइन अगेन, द हार्श टोन में ऑफेंड द एम्प्लॉय एंड रिड्यूस कॉपरेशन। अगर पोलाइट में बोला, पोलाइटली बोला ना, प्लीज काम टाइम से कर लिया करो, तो ऑब्वियसली जो एम्प्लॉई है उसको थोड़ा सा उस पर वो गिल्ट में चला जाएगा, यार मैंने थोड़ी गड़बड़ भी की बट स्टिल उन्होंने मुझे इस तरीके से नहीं बोला। तो यहाँ पर टोन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपसे कोई प्यार से कुछ काम करवाए, आप 100 बार कर दोगे, लेकिन वही अगर आपको कोई गुस्से में बोले ना, आप बोलोगे भाड़ में जा, मैं एक बार भी नहीं करने को राजी। तो यही होती है वैल्यू और पावर ऑफ टोन। A polite tone such as please ensure timely cooperation in future is more effective. More effective. Focus करो वर्ड पे। Improper tone क्या होती है? रिसेंटमेंट होती है, सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। जबकि appropriate tone तो क्या होती है? वो प्रमोट करती है एक्सेप्टेंस, साथ साथ पॉजिटिव कम्युनिकेशन, पॉजिटिव रिस्पॉन्स। इसका मतलब आप लोगों ने ये दो वर्ड्स, ये जो लास्ट लाइन है, इसको अच्छे से लर्न कर लेना। इम्प्रॉपर टोन क्या है? कैन क्रिएट रिसेंटमेंट, वाइल एप्रोप्रिएट टोन, तो यहां पर हमारा कंपैरिजन भी हो जाएगा। इम्प्रॉपर टोन किसका हो रहा है? इम्प्रॉपर टोन का हमारा कंपैरिजन हो रहा है एप्रोप्रिएट टोन से। ठीक है, तो ये जो इम्प्रॉपर टोन है, तो ये क्या प्रमोट कर रहा है? ये प्रमोट कर रहा है, इम्प्रॉपर टोन प्रमोट कर रहा है रिसेंटमेंट। वही एप्रोप्रिएट टोन प्रमोट कर रही है सामने वाला खुश, तो वो क्या क्रिएट कर रही है? वो क्रिएट कर रही है एक्सेप्टेंस। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। एंड HR manager circulates lengthy policy document without summarizing key points. उन्होंने डॉक्यूमेंट्स तो भेज दिए लेकिन समराइज नहीं किया, और ना ही उन्होंने क्वेरीज को इनवाइट किया। एम्प्लॉयज मिसअंडरस्टैंड द पॉलिसी एंड रेजिस्ट इम्प्लीमेंटेशन। एम्प्लॉयज ने समझा नहीं और इम्प्लीमेंटेशन पर हो गया वो। अब यहाँ पर एनालाइज करना सिचुएशन को, यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव कम्युनिकेशन को हाईलाइट करते हुए। तो देखो, द HR मैनेजर फेल टू फॉलो सेवरल प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। लैक ऑफ क्लैरिटी एंड कंसाइजनेस मेड द लेंथी डॉक्यूमेंट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। Absence of summarization prevented employees from identifying key points. The manager also ignored the principle of feedback by not inviting or confirming. Failure to consider audience needs resulted in misunderstanding and resistance. Effective communication would have required
clear structure, brevity, relevance and two-way interaction ensuring understanding and acceptance of the policy. In simple terms, यहाँ पर वही बोला जा रहा है, ना ही फीडबैक का ध्यान रखा गया, ना ही क्लियरिटी प्रोवाइड की गई, ना ही प्रेसी का फोकस किया गया, सिंपल टर्म्स में बहुत लेंदी वे में भेज दिया, जिससे कहीं ना कहीं वो मैसेज एम्बिगुअस हो जाएगा और जो एम्प्लॉयज़ है उसको वो क्लियरली समझ नहीं पाएंगे और उनमें डिसरेस्ट यानी कि अंडरस्टैंडिंग की कमी समझ नहीं आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मेन आपका ये आता है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन इज अगेन इंपॉर्टेंट। ये किससे रिलेटेड है? वर्चुअल मीटिंग। वर्चुअल मीटिंग यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, राइट। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारी मीट्स पर होती है, हमारी जूम पर होती है, और भी बहुत सारे ऐप्स हैं उनके थ्रू होती है। ये जो होती है इसको हम वर्चुअल मीटिंग बोलते हैं, यानी कि वीडियो के थ्रू जो होती है इसको हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी बोलते हैं। और ये आप आने वाले टाइम में लॉ में इसको डिटेल में समझेंगे। कंपनी में जो बोर्ड मीटिंग होती है वो वीसी में भी हो सकती है, और अगर कोई डायरेक्टर वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है तो वो वीसी के थ्रू आप मीटिंग को अटेंड कर सकता है। नाउ तो देखिए, द सिचुएशन रिफ्लेक्ट्स, अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ड्यूरिंग अ वर्चुअल मीटिंग के दौरान अ टीम लीडर स्पीक्स रैपिडली एंड डज नॉट कंफर्म अंडरस्टैंडिंग। एक तो वर्चुअल मीटिंग है और एक पर्सन सिर्फ बोले जा रहा है लेटर, और लोगों से उसने कंफर्मेशन नहीं लिया कि भाई ठीक है, क्लियर है नहीं है, यानी कि यहाँ पर किस चीज़ की कमी है जल्दी बताएंगे, वो है हमारी लैक ऑफ फीडबैक की। लेटर टास्क आर परफॉर्म्ड इनकरेक्टली, ऑब्वियसली जब फीडबैक लिया ही नहीं, अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हुई, क्लियर नहीं था मैसेज, तो वैसा जैसा एक्सपेक्टेशंस थी वैसा हुआ नहीं। एक्सप्लेन हाउ इफेक्टिव कम्युनिकेशन कुड हैव प्रिवेंटेड दिस सिचुएशन। ये एक्सप्लेन करना है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन इस सिचुएशन को कैसे प्रिवेंट कर सकती है। दिस सिचुएशन रिफ्लेक्ट्स फेलियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रिंसिपल। स्पीकिंग रैपिडली रिड्यूस्ड क्लैरिटी एंड कॉम्प्रिहेंशन, स्पेशली इन वर्चुअल सेटिंग्स। Absence of feedback and confirmation of understanding prevented correction of doubts, यानी कि क्योंकि फीडबैक की कमी थी और अंडरस्टैंडिंग की कंफर्मेशन नहीं अगर की जाती तो भाई करेक्शंस को कर लिया जाता, यहाँ पर वो ऑप्शन ही नहीं आया। इफेक्टिव कम्युनिकेशन वुड रिक्वायर क्लियर पेसिंग, सिंपल लैंग्वेज, समराइजिंग की पॉइंट्स एंड सीकिंग फीडबैक फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स। These measures ensure proper decoding of the message। अगर अंडरस्टैंडिंग हो जाती, क्योंकि हमने कम्युनिकेशन के प्रोसेस में सीखा है जो भी रिसीवर होता है वो मैसेज को डिकोड करता है, इंटरप्रेट करता है, फिर वो फीडबैक देता है। अब उसने मैसेज को क्या इंटरप्रेट किया वो तो पता नहीं, फीडबैक से हमें पता ही नहीं चला, तो ये तो कम्युनिकेशन का प्रोसेस ही लैग कर रहा है यहाँ पर, है ना भाई। तो यहाँ पर इसको ध्यान में रखना है। Thus, effective communication could have prevented errors by assuring understanding, interaction and two-way communication। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। Next, 26th, write a short note on creditability of the sender in effective communication। अब यहाँ पर बात आ रही है सेंडर की। सेंडर कौन होता है? सेंडर वो होता है हु सेंड्स द मैसेज। अब जो मैसेज वो दे रहा है सामने वाला तो उसको क्रेडिटेबिलिटी लेकर ही चलेगा कि भाई वो सही से बता रहा होगा, वो तो ट्रस्ट करके ही चल रहा होगा कि वो सही से बता रहा होगा, तो वो तो ट्रस्ट कर रहा है भाई उस पर, वो तो ये सोच रहा है कि जो भी है वो पूरे के पूरे से कंप्लीट है और वो रिलायबल भी है। अब ये कौन मान रहा होगा? ये तो मान रहा होगा सिर्फ हमारा रिसीवर। तो यहाँ पर इफेक्टिव कम्युनिकेशन में ये सारी चीजों पर बिलीव कौन कर रहा है? इन सारी चीजों पर बिलीव कर रहा है रिसीवर। तो देखें, क्रेडिटेबिलिटी ऑफ द सेंडर, क्रेडिटेबिलिटी यानी कि उसको मानना, उसको ट्रू मानना। सेंडर रेफर्स टू द ट्रस्टवर्दीनेस, competence and reliability perceived by the receiver. A credible sender is more likely to be believed and accepted. In business communication, credibility depends on knowledge, honesty, experience and consistency. Messages from credible sources receive greater attention and compliance.
Therefore, sender credibility enhance acceptance, effectiveness and impact of कम्युनिकेशन। यहाँ पर हमारा आता है कि अगर एक रिलायबल सोर्स है मैसेज का, तो क्रेडिटेबिलिटी उसको प्रूव किया जाता है, उसको मानी जाती है और उसको फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रेलिवेंस ऑफ मैसेज कंटेंट इन बिजनेस कम्युनिकेशन। यानी कि ऐसी कम्युनिकेशन जिसका पर्पस क्या है, जिसका पर्पस बिजनेस है, जो बिजनेस में की जाती है, जो कंपनीज में होती है, जो एम्प्लॉयज़ के बीच में होती है, जो कस्टमर्स के, क्लाइंट्स के, वेंडर्स के, गवर्नमेंट के साथ जो कम्युनिकेशन होती है, वो क्या होती है हमारी? वो होती है हमारी बिजनेस कम्युनिकेशन। तो क्वेश्चन ये है, क्या रेलिवेंस है मैसेज का भाई बिजनेस कम्युनिकेशन में? रेलिवेंस ऑफ मैसेज कंटेंट मीन्स दैट इंफॉर्मेशन शेयर्ड मस्ट बी यूजफुल होनी चाहिए, एप्रोप्रिएट होनी चाहिए और रिलेटेड टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन होनी चाहिए। इररेलेवेंट डिटेल्स डिस्ट्रैक्ट करती है रिसीवर को और रिड्यूस करती है उसकी इफेक्टिवनेस। इन बिजनेस कम्युनिकेशन रेलिवेंट कंटेंट इंश्योर करता है क्या? फोकस, क्लैरिटी एंड एफिशिएंसी। अगर कंटेंट जो भी लिखा जा रहा है वो रेलिवेंट है, जैसा है वैसा ही है, तो उससे क्या होता है? उससे एफिशिएंसी बढ़ती है, फोकस बढ़ता है और क्लैरिटी बढ़ती है। अनेबल करता है टाइमली डिसीजन मेकिंग। रेलिवेंट मैसेजेस रिस्पेक्ट द रिसीवर्स टाइम एंड इंप्रूव अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस, thereby enhancing overall communication and effectiveness। आगे बढ़ते हैं अब हम। Explain how effective communication improves coordination and control in management। तो देखिए, effective communication ensures that plans, policies और जो भी instructions है are clearly understood across ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंप्रूव करती है कोऑर्डिनेशन को, साथ साथ कंट्रोल करती है मैनेजमेंट को। ये इंश्योर करती है कि भाई प्रॉपर प्लानिंग हो रही है, प्रॉपर पॉलिसीज जा रही है और इंस्ट्रक्शंस जा रही है। क्लियर कम्युनिकेशन प्रमोट्स coordination by allying efforts of different departments towards common goal. It also strengthens control by enabling managers to monitor performance through feedback and reports. Proper communication reduces error। अगर communication proper है, सही तरीके से है और proper way को follow किया जा रहा है, तो error कम करती है, delays और conflict को कम कर देती है। Therefore, thus effective communication supports smooth coordination, efficient control, साथ साथ managerial effectiveness को वो manage करके चलती है। तो यहाँ तक ये हमारा क्या था? ये हमारा है इफेक्टिव कम्युनिकेशन किस तरीके से इम्प्रूव करती है कोऑर्डिनेशन और साथ साथ कंट्रोल करती है मैनेजमेंट को। आगे आता है हमारा, हाउ डज इफेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प इन रिड्यूसिंग वर्कप्लेस कॉन्फ्लिक्ट। वर्कप्लेस कॉन्फ्लिक्ट किसको बोलते हैं बच्चे? लड़ाई झगड़ा, फाइट। पीपल जब आपस में दो लोगों की या दो से ज़्यादा लोगों की, डिपार्टमेंट्स की गुस्सा है, एक दूसरे से नाराज़गी है, तो यहाँ पर अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी तो वो किस तरीके से वर्कप्लेस कॉन्फ्लिक्ट को कम कर देती है। तो देखें, इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिड्यूस कर सकती है वर्कप्लेस कॉन्फ्लिक्ट को बाय एंश्योरिंग क्लैरिटी, एक्सपेक्टेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओपन एंड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन प्रिवेंट मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड रूमर्स। इट एनकरेजेस डायलॉग, feedback and empathy, allowing issues to be addressed early. Effective communication also helps resolve disagreements, यानी कि कोई भी disagreements हो उनको resolve करती है through mutual understanding and respect. By promoting trust and openness, effective communication minimizes conflicts and maintain harmonious workplace communication. अगर proper way में इफेक्टिवली बात की जा रही है, समझाया जा रहा है, तो ट्रस्ट डेवलप होता है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो मिनिमाइज हो जाते हैं, यानी कि कम हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाता है, और जो वर्क प्लेस है वो हारमोनियस यानी कि बहुत ज़्यादा मिलकर एक साथ रहकर काम करने वाला बन जाता है। तो ये है हमारा क्या? ये है हम लोगों का
वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिड्यूस किया जाता है। तो बच्चे लोग, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, आपके इफेक्टिव कम्युनिकेशन पर बहुत क्वेश्चंस हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी बुक एक्चुअली ही बिजनेस कम्युनिकेशन है, तो बेसिक ऑब्जेक्टिव भी यही है कि, और पेपर में दे माइट आस्क एनीथिंग फ्रॉम योर बुक इससे, तो एक एक चीज़ आपको बहुत डिटेल में समझनी भी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन अफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग। तो देखिए, अफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स एक्यूरेट, टाइमली एंड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन विच इज असेंशियल फॉर साउंड डिसीजन मेकिंग. Clear communication ensures that facts, alternatives and consequences are properly understood by decision makers. It facilitates consultation and feedback, enabling evaluation of different viewpoints. Effective communication also helps in explaining the decision clearly to stakeholders, ensuring acceptance and implementation. Therefore, effective communication supports rational, informal and successful managerial decision. सबसे पहली बात, अगर कम्युनिकेशन सही से की जा रही है तो वो एक्यूरेसी के साथ होगी, टाइमली होगी और प्रॉपर होगी, और वो अंडरस्टैंडेबल होगी सामने वाले पर्सन को. जब वो सामने वाले पर्सन को अंडरस्टैंडेबल होगी तो ऑब्वियसली कोई डाउट होगा तो क्लियर कर लिया जाएगा, अदरवाइज डिसीजन लेने में बहुत हेल्पफुल होता है. यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आप रिलेशनशिप बताना है, तो यहाँ पर रिलेशनशिप तो है ही है. अगर कम्युनिकेशन क्लियर है, एम्बिगुअस नहीं है, अंडरस्टैंडेबल है, तो क्या होगा? होगा ये डिसीजन लेने में हेल्पफुल होगा. तो बस यही है आपका यहाँ पर आंसर में. ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. अब यहां पर क्वेश्चन कह रहा है, एज अ टीम लीडर व्हाट मेजर्स यू टेक एंश्योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद इन योर टीम. अब तुम टीम लीडर हो, तुम किस तरीके से मेजर लोगे, क्या करोगे कि भाई तुम्हारी टीम बेस्ट परफॉर्मेंस दे. तो देखिए, पहली बात, अगेन ये सिचुएशनल बेस्ड है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है हमारा. क्योंकि ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है तो हम क्वेश्चन को यही से लेंगे. तो यहाँ से लिया, एज अ टीम लीडर आई वुड इंश्योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन बाय प्रमोटिंग. क्या प्रमोट करेंगे हम? क्लैरिटी एंड ओपननेस इन ऑल इंटरेक्शंस, यूजिंग सिंपल एंड अनएम्बिगुअस लैंग्वेज. हम सिंपल और एक अनएम्बिगुअस लैंग्वेज को यूज करेंगे, हमारी एक्सपेक्टेशंस क्लियर होगी, और हम चूज करेंगे अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन को. चैनल्स और एसेंशियल्स हैं, encouraging two-way communication and feedback, clarify doubts. रेगुलर मीटिंग्स होगी, समराइजिंग की पॉइंट्स होंगे, शोइंग एम्पैथी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड एक्टिव लिसनिंग होगी. फर्दर ये स्ट्रेथन करेगा कम्युनिकेशन को. द मेजर क्रिएट्स अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन विद इन द टीम. अगर हम ये सारे मेजर्स लेंगे तो ये क्या क्रिएट करेगा? ये टीम के अंदर ट्रस्ट डेवलप करेगा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा, और साथ साथ कोऑर्डिनेशन डेवलप करेगा. ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ अफेक्टिव कम्युनिकेशन इन बिल्डिंग प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स. यहाँ पर अफेक्टिव कम्युनिकेशन का रोल बताना है अगर हम प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स को बढ़ाना चाहते हैं. इंपॉर्टेंट. सेम पहली बात, अफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या डेवलप करता है? ट्रस्ट, साथ साथ डेवलप करता है रिस्पेक्ट, और साथ साथ क्या होती है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. तो क्लियर और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन हेल्प करती है इंडिविजुअल को कि वो अपने आइडियाज को सामने वाले पर्सन को इजीली समझा सके. तो जरा देखिए, अफेक्टिव कम्युनिकेशन प्लेस क्रूशियल रोल इन बिल्डिंग प्रोफेशनल रिलेशनशिप बाय फोस्टरिंग, क्या मतलब उसमें बढ़ाकर ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और साथ साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. क्लियर एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल्स express ideas and concern
इट प्रमोट्स एम्पैथी एंड कॉपरेशन। ये एम्पैथी को प्रमोट करता है, साथ साथ कॉपरेशन को भी प्रमोट करता है। रिड्यूसिंग मिसअंडरस्टैंडिंग्स को रिड्यूस करता है, साथ साथ कॉन्फ्लिक्ट्स को भी। प्रोफेशनल सेटिंग में अफेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रेंथन करती है कोलैबोरेशन और साथ साथ टीम वर्क को। बाय ensuring ट्रांसपेरेंसी एंड कंसिस्टेंसी इट हेल्प्स मेंटेन लॉन्ग टर्म पॉजिटिव प्रोफेशनल रिलेशनशिप। क्या इंश्योर करती है? ये ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करती है, कंसिस्टेंसी को इंश्योर करती है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म मेंटेन क्या करके चलते हैं, पॉजिटिव प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स होते हैं। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका अफेक्टिवनेस को वो बताने आपको, या आप कंप्लीट कर लेंगे, अफेक्टिवनेस वाला वो क्वेश्चन ही है। वाई इज ऑडियंस अवेयरनेस इंपॉर्टेंट फॉर अफेक्टिव कम्युनिकेशन? देखो, ऑडियंस की अवेयरनेस क्यों ज़रूरी है अफेक्टिव कम्युनिकेशन में? भाई देखो, हम किस तरीके से बात कर रहे हैं, क्या टोन है, क्या लैंग्वेज है, ये सब चीज़ों की क्लैरिटी तो चाहिए ही ना। तो देखें, ऑडियंस अवेयरनेस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज कम्युनिकेशन मस्ट बी टेलर्ड टू द नीड्स, knowledge and expectations of the receiver. Understanding the audience helps select appropriate language, tone and level details. It improves message acceptance and reduces misunderstandings. In business communication, audience awareness ensures relevance, clarity and effectiveness, leading to better understanding and positive response. सिंपल भाषा में बोले, अफेक्टिव कम्युनिकेशन में ऑडियंस की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। ऑडियंस की अवेयरनेस यानी कि हम किस तरीके की ऑडियंस को ग्रीट करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास मैंने कम्युनिकेट करना है, मेरा एक बिजनेस प्रोडक्ट है और मेरे को उसके बारे में स्कूल स्टूडेंट्स को बताना है। अब मैं वहाँ पर बहुत हाई फाई इंग्लिश, बहुत हाई फाई चीज़ें इस तरीके से तो प्रेजेंट करूँगी नहीं। वहाँ पर आई हैव टू मेंटेन माई टोन। मुझे बच्चों के साथ थोड़ा सा हंसी मजाक भी करना होगा, उनको एंगेज भी करना होगा, हो सकता है मुझे कुछ एनिमेटेड वीडियोस दिखाऊं, मतलब इस तरीके से हमें चीज़ों को करना होगा। तो यहाँ पर यही हमारा है, क्या यही है हम लोगों का आपका जो आएगा, दैट इज अवेयरनेस। ऑडियंस की अवेयरनेस क्यों ज़रूरी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Write a short note on the important structure of effective business communication. Structure refers to the logical organization of our idea, यानी कि जब हम आइडियाज़ को लॉजिकली बनाते हैं तो वो कैसे होता है। A well structured message presents information in a clear sequence. अगर well structured message होता है तो वो information को बहुत clear structure में देता है। मेकिंग इट ईजियर टू अंडरस्टैंड, उसको बहुत ईजी कर देता है समझाने के लिए और याद रखने के लिए। प्रॉपर स्ट्रक्चर इम्प्रूव्स क्लैरिटी, अगर स्ट्रक्चर प्रॉपर होता है तो वो क्लैरिटी को इम्प्रूव करता है, फ्लो को, और साथ साथ एम्फेसाइज करता है की पॉइंट्स पे। बिजनेस कम्युनिकेशन में स्ट्रक्चर्ड मैसेज सेव टाइम, अगर बिजनेस कम्युनिकेशन है और मैसेज स्ट्रक्चर्ड है तो ये बहुत ज़्यादा टाइम को बचाता है। रिड्यूस कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन को रिड्यूस करता है, साथ साथ प्रोफेशनलिज्म को एनहेंस करता है और इफेक्टिवनेस को एनहेंस करता है। यही है हमारा इधर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट आर बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, यानी कि एक कम्युनिकेशन की रुकावटें क्या क्या हो सकती है। ऐसे क्या क्या चीजें हैं जो कि मैसेज को सही से कन्वे नहीं करने देती, क्यों ये ज़रूरी है, इनको कैसे आइडेंटिफाई करना होता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो देखें, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन और ऑब्स्टेकल, ये एज इट इज़ आप लोगों ने लर्न करना है। ये इसको अच्छे से समझ लो और इसको इन डेप्थ बाय हार्ट अपने दिल में, मन में कहीं भी बसा लो, ठीक है। तो देखो, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन और ऑब्स्टिकल्स और हिंड्रेंसेस दैट डिस्टॉर्ट, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ये जो बैरियर्स है और कम्युनिकेशन आर ऑब्स्टिकल्स, यानी कि ये वो रुकावटें हैं। ऑब्स्टिकल्स और हिंड्रेंसेस आर सिनोनिम्स, यानी कि वो रुकावटें हैं जो डिस्टॉर्ट करती है, डिले करती है और प्रिवेंट करती है इफेक्टिव ट्रांसमिशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज। यानी कि जो भी ये बैरियर्स होते हैं, सिमेंटिक्स, साइकोलॉजिकल, जो हमने जितने भी पढ़े हैं, ये सारे बैरियर्स बेसिकली रोकते हैं। क्या रोकते हैं? ये रोकते हैं मैसेज को सही से कन्वे करने से।
अब बच्चा क्या करता है, पेपर में वो बैरियर्स लिखने लग जाता है। बेटा ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, यहाँ पर आपसे सिंपल पहली भाषा में तो पहले पूछेगी बैरियर्स क्या है उसके, तो यहाँ पर हमने बता दिया बैरियर्स हम ऑब्स्टिकल्स को बोलते हैं जो कि सही से मैसेजेस को पहुंचाने में, रोकने में काम करता है। अब यहाँ पर कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन में क्या जरूरी है, बच्चा क्या करता है, बैरियर्स के नाम लिखने लग जाता है। बेटा आप उसमें अपना टाइम वेस्ट करते हैं। जो क्वेश्चन में पूछा गया है, जितना पूछा गया है उतने पे ही फोकस करना है, अदरवाइज फिर पेपर में हम छूटना शुरू हो जाता है हमारा। तो देखें, इन ऑर्गेनाइजेशंस आइडेंटिफाइंग दीज बैरियर्स इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दे लेड टू मिसअंडरस्टैंडिंग, इनएफिशिएंसी एंड एरर। इसीलिए क्या जरूरी है भाई, इसीलिए जरूरी है रिकॉग्नाइज करो, टू आइडेंटिफाई। क्या आइडेंटिफाई करे कि भाई बैरियर्स क्या है, और हेल्प मैनेजमेंट टेक करेक्टिव मेजर्स, इंप्रूव क्लैरिटी एंड कोऑर्डिनेशन एंड एंश्योर। क्या एंश्योर करता है, स्मूथ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, देयरबाय एनहेंसिंग ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस एंड परफॉर्मेंस। ये हमारा आता है क्या, ये हमारे आता है इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन में। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? आई होप आपको बहुत क्लैरिटी आ चुकी होगी किस तरीके से आप आंसर्स को अपने लिखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमसे पूछा गया है तो अब हम मेंशन कर देंगे भाई, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर्स विद रेफरेंस टू बिजनेस कम्युनिकेशन। तो देखिए, बिजनेस कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन बैरियर्स रेफर टू द फैक्टर्स जो इंटरफेयर करते हैं दैट विद द एक्यूरेट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। यहां पर सबसे पहली बात, एक मैसेज भेजा सेंडर ने भेजा मैसेज, किसको भेजा, रिसीवर को। अब जब ये मैसेज रिसीवर के पास गया तो यहां पर कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकता है रिसीवर बीमार हो सकता है रिसीवर को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है रिसीवर को लूज मोशन हो सकता है रिसीवर को हेडेक हो रहा हो सकता है रिसीवर का जस्ट ब्रेकअप हुआ हो सकता है रिसीवर को डांट पड़ी हो, जस्ट कुछ भी हो सकता है। अब उस टाइम ये जो बहुत सारे फैक्टर्स मैंने बताए, ये जो फैक्टर्स है ये एक्चुअली बैरियर्स ही तो है। तो यहाँ पर हमसे ये पूछा जा रहा है बिजनेस कम्युनिकेशन में कौन कौन से बैरियर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर वो यही बता रहे हैं कि भाई हम कम्युनिकेशन बैरियर रेफर करते हैं वो फैक्टर्स जो इंटरफेयर करते हैं कि भाई एक्यूरेट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन को इंटरफेयर करते हैं, जैसा जाना चाहिए वैसा पहुंच ही नहीं पाता। दिस बैरियर्स में अराइज ड्यू टू लैंग्वेज इशू, भाई लैंग्वेज इशू है, इसको भाषा ही नहीं आती। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बताए जो अभी आपको, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और फिजिकल कंडीशंस, जैसे मतलब ऑनलाइन बता रहे हैं वाईफाई कनेक्ट नहीं है, कुछ भी हो सकता है। सच बैरियर्स अफेक्ट क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग रिजल्टिंग इन इनइफेक्टिव डिसीजन। इससे क्या होते हैं, डिसीजन इनइफेक्टिव हो जाते हैं और पुअर कोऑर्डिनेशन होती है। आइडेंटिफाई कम्युनिकेशन बैरियर्स इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग एफिशिएंसी, एक्यूरेसी एंड प्रोफेशनलिज्म इन बिजनेस कम्युनिकेशन। यहाँ पर यही बात आ रही है कि अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, सामने वाला पर्सन भी उतना ही अटेंटिव है, तो जो रिजल्ट है वो फ्रूटफुल होगा, अदरवाइज वो वैसा नहीं आएगा जैसा एक्सपेक्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेशन एक्सप्लेन एनी 4 टाइप्स ऑफ बैरियर टू कम्युनिकेशन। तो देखिए, कम्युनिकेशन बैरियर कैन बी क्लासिफाइड इनटू सेवरल टाइप्स। हमसे 4 पूछे गए हैं तो हम 4 ही बताएंगे। फिजिकल बैरियर इंक्लूड नॉइज, डिस्टेंस, फॉल्टी इक्विपमेंट्स दैट ऑब्स्ट्रक्ट मैसेज ट्रांसमिशन। साइकोलॉजिकल बैरियर जो कि अराइज ड्यू टू इमोशंस, एटीट्यूड, स्ट्रेस, प्रिजुडाइस अफेक्टिंग अंडरस्टैंडिंग। Semantic barrier occurs when words or symbols are misunderstood due to language differences और technical jargons। ये जो jargon होते हैं बच्चे, ये क्या होते हैं, ये technical words होते हैं। जब भी हम technical words यूज करते हैं उनको हम jargons बोलते हैं। Now learn कर लेना, important है। Organizational barriers arise from rigid hierarchy, excessive rules और improper communication channels। These barriers reduce clarity, speed and effectiveness of communication in organization। तो ये हमारे barriers है, ये most important questions में से एक है, इसको अच्छे से कर लेना।
हमने क्लासेस में भी बहुत अच्छे से उसको वैसे भी किया था। एक बार इसको आप एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में लिखना कैसे है, इसके एक्स्ट्रा में आपको कुछ नहीं लिखना, ये अपने आप में परफेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। Moving ahead to the next question, distinguish between physical barrier and psychological barrier to the communication। तो देखिए फिजिकल बैरियर बच्चे जो आसपास की चीज़ें हैं, फॉर एग्जाम्पल शोर मच जाना, डोर एकदम से खुलना, फैन की वॉइस बहुत तेज़ आना, बाहर से एकदम से बहुत तेज़ लाउड कोई साउंड बजना, लाउड स्पीकर का आवाज़, तो ऐसे शोर को हम बोलते हैं फिजिकल बैरियर। ठीक है, मतलब वो एक्सटर्नल बोलते हैं हम उसको। वही हमारा जो होता है साइकोलॉजिकल, पहले वो होता है हमारा जैसे हमारे इंटरनल, हमारे इमोशंस, दुखी होना, खुश होना, एटीट्यूड, ये सारे हमारे हो जाते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए फिजिकल बैरियर और एक्सटर्नल ऑब्स्टेकल्स जो बाहर से होते हैं, नॉइस होता है, डिस्टेंस होता है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती है और रुकावटें होती है। साथ साथ साइकोलॉजिकल बैरियर होता है क्या, वो हमारा इंटरनल होता है, अराइज ड्यू टू इमोशंस, एटीट्यूड, स्ट्रेस, फियर और बायस ऑफ सेंडर और रिसीवर। While physical barriers affect medium of communication, psychological barrier affect perception and interpretation, making communication ineffective। यहाँ पर आप लोगों को ये बात का ध्यान रखना होगा, क्या जब भी आप इस तरीके का डिस्टिंग्विश देंगे, आप चाहो तो ऐसे पैराग्राफ में भी दे सकते हो जो मैंने आपको पहले भी बताया है, और मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि भाई आप बेसिस देकर भी दे सकते हो। बेसिस इधर लिखा, एक तरफ आप लोगों ने लिख दिया फिजिकल बैरियर और एक तरफ आप लोगों ने लिख दिया साइकोलॉजिकल बैरियर। पहले हमने इसका मीनिंग दे दिया, फिर इसके एग्जाम्पल्स दे दिए, और फिर इसके बारे में आपको कुछ और लगता है तो आप इस तरीके से आप डिस्टिंग्विश करके दे सकते हो। अब कभी कभी होता ये है कि भाई हमारे पास पॉइंट ज़्यादा हमें लगता है कि नहीं यार डिस्टिंग्विश में मैं टैबुलर फॉर्म में मुझे पॉइंट ज़्यादा नहीं लग रहे, तो आप पैराग्राफ फॉर्म में दे दोगे तो तब भी ठीक है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमेंटिक बैरियर, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो कोई सिंबल हमारे पास है, कोई वर्ड्स है, कोई सेंटेंस है, और जब वो यानी बेसिकली लैंग्वेज ले लो, लिंग्विस्टिक ले लो, ऐसी चीज़ों में जब क्लियर होता है, चीज़ें सामने वैसे नहीं पहुंच पाती जैसी बताई जा रही है, वो हमारा क्या होती है, वो हमारी सिमेंटिक बैरियर होती है। देखिए यहाँ पर सिमेंटिक बैरियर्स अराइज ड्यू टू डिफरेंसेस अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, सिंबल्स, लैंग्वेज। These barriers occur when technical jargons, जो हमारी टेक्निकल jargons होते हैं, यानी कि टेक्निकल जो वर्ड्स होते हैं, ambiguous वर्ड्स होते हैं, या फिर अनफेमिलियर टर्म्स होती हैं, वो हमारी यूज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड चार्ज में हैव डिफरेंट मीनिंग, अब इसके अलग अलग मीनिंग भी होते हैं लीगल और फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट में। ये जो सिमेंटिक बैरियर होते हैं, ये लेकर जाते हैं मिसरिप्रेजेंटेशन और कंफ्यूजन की तरफ। ये रिड्यूस करते हैं क्लैरिटी को और इफेक्टिवनेस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन के। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ये समझनी होगी कि भाई सिमेंटिक बैरियर्स क्या है और किस तरीके से वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन को प्रिवेंट करती है, यानी कि रोकती है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स अफेक्ट द कम्युनिकेशन प्रोसेस इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। हमारी ऑर्गेनाइजेशन छोटी भी होती है और बड़ी भी होती है। अब यहाँ पर ये जो बैरियर्स है वो किस तरीके से एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन को में कम्युनिकेशन को अफेक्ट करती है। तो देखिए ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स अराइज ड्यू टू रिजिड हिरार्की, excessive formalities, multiple level of authority and improper channels of communication. In large organizations, information passes through many levels. लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो अलग अलग लेवल से पास होती है, जिससे डिलेज कॉज होते हैं, डिस्टॉर्शंस होती है और मैसेज का लॉस होता है। एम्प्लॉयज़ में हेजिटेट टू कम्युनिकेट फ्रीली, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो पूरे तरीके से फ्रीली कम्युनिकेट करने में हेजिटेट करते हैं, और ड्यू टू फियर और लैक ऑफ एक्सेस टू सुपीरियर्स। These barriers reduce speed, ये जो बैरियर्स है वो स्पीड को रिड्यूस करते हैं, क्लैरिटी को, और साथ साथ अफेक्टिव कम्युनिकेशन को रिड्यूस करते हैं।
एडवर्सली अफेक्टिंग डिसीजन मेकिंग, और डिसीजन मेकिंग को एडवर्सली अफेक्ट करते हैं, कोऑर्डिनेशन और ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी को मेंटेन करके चलते हैं। तो ये है हमारा क्या, ये है हम लोगों का ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, जो किस तरीके से अफेक्ट करता है लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस को। इसके बाद है एक्सप्लेन हाउ इमोशनल बैरियर्स कैन डिस्टॉर्ट द मीनिंग ऑफ मैसेज एट दी वर्क प्लेस। इमोशनल बैरियर किस तरीके से अफेक्ट करता है, इमोशनल, फॉर एग्जाम्पल मुझे डर है, एंग्जाइटी है, मेरा मूड खराब है, मैं रो रही हूँ, ये सारे किस में आते हैं, इमोशनल बैरियर्स में। और अगर हम किसी भी इस तरीके का एक भी बैरियर को हम जी रहे होते हैं ना, तो हम ना मैसेज को सही से अडॉप्ट कर पाते हो, ना ही बेस्ट अपना आउटपुट दे पाते हैं। तो देखें, इमोशनल बैरियर्स अराइज ड्यू टू एंगर, फियर, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, प्रेजुडाइज और पर्सनल बायस ऑफ सेंडर और रिसीवर। Such emotions affect how messages are perceived and interpreted. For example, an angry employee may misunderstand neutral feedbacks. अगर एक angry employee है, वो क्या करेगा, वो misunderstand करेगा neutral feedbacks को, acts criticism. वही emotional barrier prevent करता है, भाई हम बात से सुनेंगे ही नहीं, हम ऑटोमेटिकली हमारा जो फोकस है, हमारा जो माइंड है, हमारे इमोशंस हमें किसी जगह पर हमें लगा रखा है, तो हम उस चीज़ को वैसा लेंगे ही नहीं। रिड्यूस ओपननेस एट वर्क प्लेस, दे लेड टू मिसअंडरस्टैंडिंग। वर्क प्लेस पे ये मिसअंडरस्टैंडिंग की तरफ लेके जाता है, कॉन्फ्लिक्ट की तरह लेके जाता है, और साथ साथ इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन की तरफ लेकर जाता है, देयर बाय अफेक्टिंग रिलेशनशिप्स एंड परफॉर्मेंस। इससे रिलेशनशिप्स जो भी ऑर्गेनाइजेशन में है और जो भी परफॉर्मेंस है वो क्या होती है, वो अफेक्ट होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, our departmental head sends an email containing technical jargons, technical jargons यानी कि technical words to employees from different departments. Many employees fail to understand the message. एक एग्जाम्पल से समझती हूँ। जब आपने देखा है, आप देखो, आप डॉक्टर के पास गए, ठीक है, अब डॉक्टर ने मेडिसिन लिखी और हम केमिस्ट पे गए, केमिस्ट ने हमें वो मेडिसिन का, ये वाली कंपनी की नहीं है, ये वाली कंपनी की है, वो कहते हैं सॉल्ट सेम है। जब दो डॉक्टर्स आपस में बात कर रहे होते हैं किसी भी डिसीज़ को लेके, तो वो ऑब्वियसली वो बहुत टेक्निकल टर्म्स यूज़ करते हैं, वो होती है टेक्निकल, उसको वी कॉल इट जार्गन्स। अब हुआ क्या, एक डिपार्टमेंट के हेड ने, जैसे कि ले लेते हैं हम IT डिपार्टमेंट के हेड ने मेल भेजी सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोडिंग से रिलेटेड कुछ जो टर्म्स थी वो उस मेल में डाल दी, क्योंकि अब उस कोडिंग की टर्म्स का, यानी कि वो जो साइंस की टर्म्स है, उसका एक कॉमर्स वाले का कोई लेना देना ही नहीं है, एक आर्ट्स वाले का कोई लेना देना ही नहीं है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट को समझ ही नहीं आया क्या भेजा, सेल्स डिपार्टमेंट को समझ ही नहीं आया क्या भेजा। इससे क्या हुआ, मैसेज तो सही से कन्वे नहीं हुआ। तो यही क्वेश्चन है कि एक मेल तो भेज दी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, लेकिन उन्होंने वर्ड्स बड़े टेक्निकल यूज कर लिए भाई। अब यहाँ पर बहुत से एम्प्लॉयज थे, वो फेल कर गए मैसेज को समझने में। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कम्युनिकेशन का कौन सा बैरियर यहाँ पर आ रहा है। तो देखें, द प्राइमरी बैरियर इन्वॉल्व इन सीमेंटिक बैरियर, ये सीमेंटिक बैरियर है, यानी कि टोन लैंग्वेज आ रहा है आपका, कॉज्ड बाय यूज ऑफ टेक्निकल जार्गन, जो कि अनफेमिलियर है एम्प्लॉयज को फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट्स। दिस क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कंफ्यूजन। टू ओवरकम दिस बैरियर, the sender should use the simple and commonly understood language. इस बैरियर को ओवरकम करने के लिए क्या यूज करना चाहिए, यूज करना चाहिए सिंपल लैंग्वेज को। Explain technical terms and consider the background of the audience. Encouraging feedback and clarification can also ensure understanding. These measures improve clarity, inclusiveness, and effectiveness of communication. Next we have, in a company, information flows slowly due to multiple levels. एक कंपनी में जो इंफॉर्मेशन है वो धीरे धीरे फ्लो कर रही है, क्योंकि उसमें जो लेवल्स है वो मल्टीपल है, क्योंकि लेवल्स ऑफ हायरार्की। इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर डिलेड, जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस थे वो डिले हो रहे हैं। सिचुएशन का एनालिसिस करो बैरियर टू कम्युनिकेशन में।
द सिचुएशन रिफ्लेक्ट्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। मल्टीपल हिरार्किकल लेवल्स कॉज डिले, ये जो मल्टीपल लेवल्स है वो डिले कॉज कर रहे हैं। फिल्टरिंग एंड डिस्टॉर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, a message passed through various levels, urgency is lost and decision making slow down. Employees may also hesitate, employees hesitate करेंगे to communicate upward, कि वो ऊपर तक बात करें। To overcome this barrier, organizations should simplify communication channel. इस बैरियर को ओवरकम करने के लिए कम्युनिकेशन चैनल को अलग अलग तरीके से सिंप्लीफाई करना होगा। रिड्यूस अननेसेसरी हिरार्की, ये जो हिरार्की है बहुत सारे लेवल बने हो गए। हिरार्की क्या है बेटा, एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, टॉप लेवल है, टॉप लेवल ने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए। अब इन डिपार्टमेंट्स वालों को अगर मैसेज कन्वे करना है तो उनको इस हिरार्की को फॉलो करना होगा। अगर उनको अपना मैसेज यहां तक पहुंचाना है तो पहले मैसेज आ जाएगा फिर यहां आएगा, यानी कि जिसको हम बोलते हैं चेन ऑफ कमांड, ठीक है। अब हिरार्की की वजह से कहीं ना कहीं जब हिरार्की बहुत ज्यादा लेवल पे होती है, पहले यहां जाएगा फिर यहां जाएगा फिर यहां जाएगा, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन टॉप लेवल तक जहां तक एक्चुअली जानी है डिस्टॉर्ट हो सकती है। तो क्वेश्चन हमारा सिंपल भाषा में यही कह रहे हैं कि अगर बहुत मल्टीपल लेवल ऑफ हिरार्की होगी तो कम्युनिकेशन जो जरूरी है, शायद जो फीडबैक जल्दी पहुंचना चाहिए था वो डिले हो सकता है। तो मल्टीपल लेवल ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। तो टू ओवरकम दिस बैरियर, ऑर्गेनाइजेशन शुड सिंप्लीफाई कम्युनिकेशन चैनल्स, रिड्यूस अननेसेसरी हिरार्की एंड एनकरेज, क्या एनकरेज करना चाहिए, डायरेक्ट कम्युनिकेशन को। रिमूविंग सच बैरियर्स इंप्रूव स्पीड, एक्यूरेसी एंड मैनेजरियल इफेक्टिवनेस। नाउ आगे बढ़ते हैं। सजेस्ट मेजर्स टू ओवरकम बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्या मेजर्स करने चाहिए भाई, प्रॉपरली फीडबैक लिया जाए, टाइमली सब कुछ देखा जाए, वही सब कुछ। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन कैन ओवरकम बाय अडॉप्टिंग सेवरल मेजर्स, using clear, simple and unambiguous language reduces semantic barriers. Encouraging two-way communication and feedback helps clearly clarify doubts. Reducing excessive hierarchy and improving communication channels address organizational barriers. Creating a supportive and open environment minimize psychological barriers. Training employees in communication skills and reducing physical disturbances further ensures clarity, स्पीड एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। इस तरीके से आपका होता है। देन वी हैव नेक्स्ट वन, स्टेट एनी 4 कॉजेज ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर। कम्युनिकेशन बैरियर के कोई भी 4 कॉजेज बताने हैं। 4 कॉमन कॉजेज ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर इंक्लूड्स लैंग्वेज डिफरेंसेस विच क्रिएट सिमेंटिक प्रॉब्लम, ठीक है, and emotional factors such as stress and prejudice. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जिसमें होता है रिजिड हिरार्की, बहुत टाइट स्ट्रक्चर है, पहले यहाँ बात करनी है, पहले हेड से बात करनी है, फिर डिपार्टमेंटल हेड से बात करनी है, फिर सुपरवाइजर से बात करनी है, फिर मैनेजर से बात करनी है, फिर ऑपरेशनल मैनेजर, इतनी ज़्यादा हिरार्की होगा, रिजिड, इसको बोलते हैं रिजिड यानी कि बहुत स्ट्रिक्ट हिरार्की, कैन डिले इंफॉर्मेशन फ्लो। और साथ साथ फिजिकल फैक्टर्स लाइक नॉइस और फॉल्ट इक्विपमेंट ऑल्सो हिंडर कम्युनिकेशन. Now, these causes obstruct clarity and understanding, reducing the effectiveness of business communication. Next we have, write a short note on the impact of communication barriers on the organizational performance. तो देखिए, communication barriers negatively affect organizational performance by causing misunderstanding, delays and errors in operations. Poor communication weakens coordination and decision making, leading to inefficiency. It also creates conflict, frustration और साथ साथ low employee morale, क्योंकि भाई confidence ही खत्म हो जाएगा. Now, barriers may result in wastage of time and resources. Therefore, identifying and removing communication barriers is essential for improving productivity, efficiency and overall organizational effectiveness. तो ये इन सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. Next we have important question.
डिफाइन लिसनिंग। हाउ इज लिसनिंग डिफरेंट फ्रॉम हियरिंग? तो देखिए, लिसनिंग इज एन एक्टिव प्रोसेस ऑफ रिसीविंग, अंडरस्टैंडिंग और इंटरप्रेटिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू स्पोकन मैसेजेस। इस सिंपल भाषा में बोलूँ, हियरिंग क्या होता है? व्हेन साउंड वेव्स गोज टू आवर ईयर, obviously it goes to our brain but we don't pay attention, it is not understandable, that is hearing। वही जब हम उसको सुनते हैं और hearing के साथ साथ जब हम उसको समझते भी हैं, with hearing it is understanding, तो ये मेरा क्या बन जाता है? ये मेरा listening बन जाता है। Hearing on the other hand is passive psychological process, perceiving sounds without interpretation। लिसनिंग रिक्वायर्स अटेंशन, लिसनिंग में अटेंशन होती है, कंसंट्रेशन होती है और मेंटल इन्वॉल्वमेंट होती है, जबकि और हियरिंग सिर्फ ऑटोमेटिकली होता है। फॉर एग्जांपल, अभी आप मेरी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, दैट इज लिसनिंग, लेकिन आसपास जो भी शोर शराबा हो रहा है आप उस पर टेंशन पे नहीं कर रहे हो, तो वो हियरिंग हो जाएगा। बिजनेस कम्युनिकेशन में अफेक्टिव लिसनिंग इंश्योर करती है अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, वाइल मेयर हियरिंग नॉट मेंट फॉर मीनिंग फुल कम्युनिकेशन। Next question we have, explain the importance of listening skills। listening skills की important बतानी है। listening skills are crucial in business communication because they ensure accurate understanding of message। effective listening helps manager understand employee concern, customer needs and organizational issue। इट इम्प्रूव्स डिसीजन मेकिंग। अगर लिसनिंग आपकी स्किल्स अच्छी है तो आप बेस्ट से बेस्ट आउटपुट देते हैं, आप लोगों की बात अच्छे से समझते हैं, आप उनको बेस्ट फीडबैक देते हैं, उनके फीडबैक का बेस्ट टू बेस्ट रिस्पॉन्स देते हैं। नाउ कोऑर्डिनेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, लिसनिंग ऑल्सो बिल्ड्स ट्रस्ट, respect and strong professional relationship। organizational listening skill reduce misunderstandings and conflict, thereby enhancing communication effectiveness and organizational efficiency। The next question, what is meant by effective listening? effective listening यानी कि जब चीज़ों को आप अच्छे से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। तो देखिए, effective listening refers to the ability to actively receive, comprehend, understand and accurately interpret message followed by appropriate response। it involves concentration, open mindedness and feedback। अफेक्टिव लिसनिंग ये इंश्योर करती है कि जो लिसनर है वो बहुत अच्छे से ग्रैस्प कर रहा है क्या, कि भाई जो भी कंटेंट बताया जा रहा है वो उसको समझ पा रहा है, साथ साथ वो मैसेज का जो इंटेंट है यानी कि उसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है, जो इंटेंशन है वो क्लियर है। बिजनेस कम्युनिकेशन में अफेक्टिव लिसनिंग लेट्स टू क्लैरिटी, एरर कम होती है और साथ साथ इम्प्रूव्ड इंटरेक्शन इम्प्रूव होती है। ये हमारा क्या है? ये हम लोगों का है अफेक्टिव लिसनिंग।